ठीक है, बिटकॉइन कैश की कितनी प्राइस चल रही है? $53। 253। $253। ओके। अब ये देखिए, ये भी 74% माइनस में आ गया। हम्म। ओके। और इसको हम कर देते हैं नीचे कॉपी, यहाँ पे, बल्कि नीचे एलडीए तक। ओके, ये कॉपी साइज हो गए। ठीक है। और या ये भी यानी कि ट्रेड हमारी इससे हमारी बनती है। इसका भी हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि हमें अच्छा इसका बाइंग प्राइस कौन सा मिले और उसके बाद हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें और एग्जिट हमें मिले। ठीक होगा। ओके। अब मुझे ये बताइएगा, बीएनबी की करंट प्राइस क्या चल रही है? बीएनबी तो वैसे आपने बहुत ही ऊपर का बाय किया हुआ है। ये 2021 में था यहाँ पे। ये मेरी सारी इन्वेस्टमेंट उसी वक्त की है। बीएनबी आपकी सबसे पहले निकल आएगी बाहर, बीएनबी, और उसके बाद ये बीएलजेड। ये तो ट्रेड तीन आपकी सौ बहुत पाँच पुरानी है। है। 305 है बीएनबी। 305 पे, ओके हो गया। यानी कि 50% ये भी माइनस में ही होगा। हाँ, ये भी तकरीबन आपका। ये याद रखना है कि जब ट्रेड आपकी ऑलमोस्ट 40 से 50 के दरमियान में चले जाएगी ना, तब वो अलर्ट जोन में आ गई है कि भाई इसका डीसीए लगा सकते हो। अब लगाना कैसे है, कितनी क्वांटिटी का लगाना है, वो आपको मैं बता दूं। ठीक होगा। ये नहीं कि पीछे इतना पड़ा हुआ है यार, बस तुक्का लगा दो, इतने ले लो, ये कर दो, क्योंकि ट्रेड सारी की सारी आपकी चलती ही कैलकुलेशन के ऊपर है। और सेकंड नंबर के ऊपर आपकी परसेंटेज पे चलती है कि किस हिसाब से आप लॉस बियर कर रहे हो या आप प्रॉफिट ले रहे हो। और थर्ड ठीक नंबर होगा। के ऊपर सिमिलरली ऐसे ही आपके पास पोर्टफोलियो कितना है, आप उसको किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हो। ये तीन चीजें चलती है ट्रेड में। ठीक होगा। बीएसआर की मुझे बताइएगा, ये समथिंग मेरे ख्याल से 32 या 33 के करीब होगा। 0.33। 0.33। ओके, 45%। ये भी डीसीए वाली बन जाती है। ये तो बारह निकल आएगी। परंतु इसका तो मुझे कंफर्म है ना, प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त है ये वाला, बीएलजेड। ओके। और बीटीसी का भी बताइएगा, करंट एंट्री प्राइस क्या है? बीटीसी, बीटीसी 47 पे आपने लिया हुआ है, तो इसमें तो एग्जिट आपका बन जाता है। अभी कैसी प्राइस कहाँ पे चल रही है इसकी? इसकी चल रही है 43,006 पे। 43,006। 8% कुछ नहीं है, ये तो आपका हो जाएगा कवर, इसमें कोई मसला नहीं है, ये कर लेंगे। अच्छा, और एडीए आपका यहाँ पे अभी ये कहाँ पे चल रहा है देखिएगा? मेरा 0.5 है शायद। 0.5। एक मिनट कंफर्म कर देता हूँ आप। 0.54। 0.54। हम्म। एडीए को $1 की क्या है, एंट्री पॉइंट? सॉरी, $1 की इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, ये बनेगी आपकी 104 की। ठीक होगा, ये भी 44% माइनस में। तो यहाँ पे ये तो चला गया हमारा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये फिलहाल करंटली होगी आपकी ये वाली। अब असल में जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ना, जो पोर्टफोलियो है हमारा, ये आ अच्छा, गई मेरे हमारे पास पास। ना CHG भी पड़े हैं 60। और केक पड़ा हुआ 6। पोल्स पड़े हुए 10। चलो वो भी बताएं साथ ही। हो सकता है इनमें से छोटी छोटी जो CHG जो है ना चिलीज। टी एच जी, ओके हो गया। इसकी क्वांटिटी वगैरह बाकी चीजें बताइएगा। क्वांटिटी है इसकी 60। 60 पूरी? 60.20। 60.2? नहीं, ये इतना कम नहीं होगा, यानी कि 6,000
करीब है या 602 के करीब है, ये देखें जरा। आप ऐसा करें जरा, एक मिनट मुझे ना, स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ मुझे स्क्रीन शेयर, मैं थोड़ा मैं करता हूँ। इजी हो जाएगा। हाँ जी, अलो कर दिया मैंने। 5 सेकंड। ठीक है, ये केक आ गया आपके पास, और पोल्स किया जाए। ये इन्वेस्टमेंट है, ये वाली अमाउंट जो है ना। अच्छा ठीक है, ऊपर आपके पास 60 है। ऊपर आपके पास 60 है, एक मिनट में देख। ये आगे आपके क्वांटिटीज की आ जाएगी 60 की। और याद है कुछ इसका एडजस्टमेंट कहाँ किया था? नहीं, मुझे इसका याद नहीं है एग्जैक्टली। कोई हल्का फुल्का सा आइडिया? ये मैंने ना दोनों चीज़ें जो सी है ना, मेरे पास 100 USDT जो मैंने स्टार्ट लिया था ना, हम्म। 100 USDT थे मेरे पास, तो मैंने आधे BLG लिए थे और आधे CSG लिए। तो 50 के लिए होंगे, 50 को 60 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, यानी कि आपके 50 डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई, चलिए। हाँ, ये डिवाइडेड बाय 41। ये यही तो इतना ऊपर किया ही नहीं हुआ है। 6.02, ये मल्टीप्लाई क्वांटिटी को हमने, ये एक 20 की बनती है। हाँ, अपनी इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करते हैं ना, नहीं बल्कि ये अपना तो 83 सेंट आ रहा है। 83। हाँ, ये जरा चार्ट ओपन करना है इसका, ट्रेड में जाकर इसका चेक करें जरा चार्ट, इधर इसका वापस गया हुआ है 83 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये उस zone में। इतने होगा। फिर भी अगर हुआ तो वहां पे इसकी एंट्री लगा लेते हैं, ये भी अपनी ट्रेड बाहर निकल आएगी, क्योंकि ये तो अभी 95% माइनस में हो। वीकली कर लें चार्ट ओपन। हाँ ठीक है, 9 नहीं क्या हुआ? कर रहा है, यानी कि ये 83 वाली बिल्कुल ठीक है। एक मिनट मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। हाँ, इसमें एक ये आ गई हमारी 50 डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी, और 8305, 0.8305, ये हमारी एंट्री आ गई। और क्वांटिटी हमारे पास ये है, अभी करंटली इसकी प्राइस कहाँ पे है, 0.08 पे। 0 है। 08 पे 90% आपकी माइनस, तो ये भी हमारी जाएगी। ओके डॉक्टर, ओके। और दूसरी कौन सी है? पोल का स्टार, ये मैंने 3 का लिया था, एक $30 के लिए था, ये 10 मैंने। अच्छा, ये मैं इसको भी अपडेट कर, कॉल्स 30 डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, और एंट्री 10 पॉइंट क्वांटिटी है। 10 क्वांटिटी है। 10 पड़े हुए हैं, यानी कि 30 डॉलर की आपकी एंट्री बन जाएगी, तो ये 10 की क्वांटिटी आ गई, और अभी इसकी प्राइस कहाँ पे है, 0 पॉइंट। नहीं ठीक। वो उधर से देख, 0.9। 0.9
9.4 पे। ठीक है, 9.5 के करीब। 9.5, ये भी ठीक है आप। तो बिल्कुल कर देते हैं। और ये एक लास्ट वाली जाएगी। केक का बताइएगा, उसमें भी $50 की इन्वेस्टमेंट थी। नहीं नहीं, मैंने असल में तो ज़्यादा, हाँ लेकिन कोई, मेटा अकाउंट है जो मैंने फिर इधर ले। आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी सारी, दोबारा बताइएगा। केक आपके पास मैंने कहा है ये तो। ना केक उस पे ना किए थे, केक, तो लेकिन मेरा पता अकाउंट क्या हैक हुआ तो उसमें गायब हो गए थे, तो ये बचे थे 6, वो फिर मैंने इधर डाल दिए। अच्छा ठीक है। मतलब इसका कोई आइडिया नहीं है आपको कि कितने का लिया है, कहाँ पे था? नहीं, ये नहीं मुझे आइडिया इसका। ठीक है, फिर आप ऐसा करेंगे कि केक वाले ट्रेड को क्लोज कर केक को क्या करूँ? दो। केक वाले ट्रेड को क्लोज कर दो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसे ही फेल जाएगा। जैसे लॉलीपॉप दिया हुआ मैंने सेल देख कर सकते नजर होने की वजह से बहुत बोल दूंगा केक वाले। सेल कर उसको। हाँ सेल कर दो इसको, चाहे मार्केट प्राइस पर रख के कर दो। केक पड़ रहा है इसको। नहीं ये गाय की 18। फंडामेंटल, बस इसकी ना मैंने हाई। बस जो है ना उसको साथ साथ में ऐड। ये अभी हमारे पास शीट भी के अंदर मगर नहीं, वो ऑर्डर इंटरनेट लगाया, इशू है। ऑर्डर लगाया हुआ आपने? नहीं नहीं, और मैंने कोई भी नहीं लिया। वो सेल पे लगाया नहीं है? अरे इंटरनेट है, वो नहीं हो रहा, होता तो देता इसको। लॉगिन नहीं है, नीचे तो लॉगिन शो नहीं कर रहा। जॉब आप फर्स्ट टाइम। नहीं, केक का मैंने ये लगाया है मॉडल, अच्छा छोटी ये केक के लगाया, लिए लगाया। चल वापस जाना देख लीजिए। पानी इधर उधर आपकी बात नहीं आ रही। नहीं नहीं, ब्रेक के ऊपर जाके ना ब्रेक को click करो, देखो आने से आपकी बात चाहिए। नहीं आ रही। मोबाइल आपके ऊपर ये ओपन है अकाउंट? नहीं, अब एक मिनट मुंह मैं। नहीं आए नीचे? ये कैसे सेव तो नहीं किया होगा यहाँ? नेट मेरे ख्याल से स्लो हो गया ना आपकी तरफ। यार विनाश का वैसे वो होता है कि बहुत ज्यादा सर्वर डाउन हो जाता मैं वो बात देता, मैं है। लॉक। वो नहीं, वो देखे ना नीचे लॉगिन का ऑप्शन भी है, लॉगिन का ऑप्शन उसको देना। आप मोबाइल के ऊपर देखो, वहां पे आपको ये शो कर देगा और मार्केट प्राइस पर किसको से। हम्म। हाँ वो नीचे बस वो कर रहा है ना जो चीज शो, वो उसका रीजन यही है। ठीक है, यही हम फिलहाल अपने करते हैं। अभी मैं चीज जान सकता समझा देता ठीक है, मैं इसको अभी कर। हूँ। हाँ जी, आप उसको कर दो, ऑफ कर दो।
आपने कर दिया वहां से? नहीं, वो असल में कहाँ पड़े हैं, अर्न, अर्न में पड़े इसलिए नहीं हैं? है। मैं कह रहा था ना हाँ, वो कोई स्टेकिंग में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मसला भी कर रही है। वो अर्न से निकाले हम्म, ना, निकालने आते हैं ना वहां से। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये। देता है वहां पे ऑप्शन, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो थोड़ा सा उसमें है। क्या बता देता हूँ, ऐसे अकॉर्डिंग में से फिलहाल हमारे पास ये है चीजें, तो हम देख लेंगे। और अब यहाँ पे आप मेरे से वहां से ऊपर आपकी मेरी आवाज तरफ, नहीं आ रही। मैंने कहा मेरी तरफ स्क्रीन अभी तक लोड ले रही है, पता नहीं क्या मसला है। या आपकी तरफ से अभी तक चल रही मैं है? मेरी तरफ से चल रही है। अच्छा, अब अभी आ गई है। ओके, अब ये देखिएगा होगा ना चार्ट, आप ये शेयर शीट। हम्म। ओके हाँ, हो ठीक है। गई। अब यहाँ पे हमने इस चीज को असल में काउंट करना है, ये वाली को। हम्म। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये वाली पे अगर इन सबको हम काउंट करते हैं ना इस चीज को, हम्म। तो इसका ऑपोजिट हमारे जहाँ पे चला जाता है ये वाला माइनस, और ये वाला करंटली हमारा पोर्टफोलियो आ रहा है। इन दोनों को हमने वो करना है, जो है ना, प्लस करना है। वो हमारे पास पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा जो यहाँ पे आएगा। ये है जी 2260 प्लस 2729, तकरीबन ये $560 का बनता है। ये हमारा यहाँ पे portfolio, 5,000 का। तो हम यहाँ पे इसको ऊपर 5,000 करा देते हैं। अभी आपके पास यूएसडीटी कितने पड़े हुए हैं? यूएसडीटी पड़े हैं 1650। 1653 है। 1600। अच्छा ठीक है, 1853 में से हम माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले 500 को 1153, ये समथिंग आपके पास टोटल जो निकल के आता है ना पोर्टफोलियो आपको 6,000 का आता है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे है प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ये वो वाला है। ठीक है। ठीक है ना। और उसके बीच में से भी ये पहले वाली जो ट्रेड है ना ये वाली, हम्म। ये तो हमारी क्लोज होगी ना, तो इसकी जगह पे हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं वो यूएसडीटी वाली आ जाता है हमारे पास पोर्टफोलियो। और ये आपका नीचे वाला हमारे पास देते हैं, तो हमारे पास 45 हो रह जाता है, क्योंकि ऊपर ट्रेड हमारी क्लोज है, वो डॉलर के हम्म। यूएसडीटी में जा चुकी है। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी हमारे पास 16,100 कितने थे? 1650। 1650। तो आपके पास 6,150 का टोटल पोर्टफोलियो बन के आता है, जिसको हम रफली 6,000 कंसीडर करते हैं। तो ठीक ये है। इस सारे में से आप चेक करो कि अभी जो आपका पोर्टफोलियो है ना वो ऑलमोस्ट 55% आपका पोर्टफोलियो डाउन है। हम्म। और जो हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है तकरीबन $1,500 के करीब का पड़ा हुआ है। अब उसमें से ये जो हमारी रेड रेड वाली है ना ये ट्रेडें, ये हम्म। वाली, ये वाली ट्रेड तो जो है ना बीटीसी वाली आपकी ये ट्रेड, ये तो आपकी क्लोज करवा दूंगा जल्दी में। ये $40 कुछ भी नहीं है, आपने देख ही लिया, कल एक ट्रेड लगाई है और छोटा सा आपका पोर्ट वो इक्विटी का रखवाया है। वही 500 की जगह पे आपका मैं $1,000 का पोर्टफोलियो करवाता तो जो 57 आए हैं समथिंग, आपके $120 का प्रॉफिट निकल के आ जाना था एक ट्रेड में। हम्म। मार्जिन अच्छा हो ना, ट्रेड अच्छी लगी हो तो वो निकल आती हैं बाहर। ठीक हो गया। तो ये ट्रेड का जो पोर्टफोलियो ये भी आपको ऐड हो जाएगा एडीए में। बल्कि आप ऐसा करो, ये इनको हम काउंट करते हैं वैसे ये बीएलजेड को, बजाय ये कि हम इसके बीच में अपना पोर्टफोलियो स्टक करें, हम इसको काउंट कर लेते हैं कि ये टोटल बचता कितना लॉस है।
ठीक है। ताकि रेशो तो कम हो ना। हम्म। जैसे ये वाला ऊपर वाला 25, 45, और उसके बाद 47, फिर आ जाता 5, दो सौ और डॉलर बनता है तकरीबन। 45, और नहीं 200 पूरा नहीं बनता, 177 बनता है, 177 ये बनता है। बजाय इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर दें और उसमें हम stuck हो जाएं, उसका फायदा नहीं है। हम्म, वो जो इसमें से हमारा पोर्टफोलियो निकल के आना है ना, जो बीच में ऐड हो हम्म। जाना, वो अच्छा खासा $2000 से ऊपर चला जाना है। ठीक तो हो गया। आ, तो इसको तो फिर आ, एग्जिट कर दें हम इनके। हाँ ये वाली जो ट्रेड है ना, ये वाली, ये यहां से ऊपर वाली नहीं करनी। डॉज, बिटकॉइन कैश और बीएनबी, ये तीन नहीं करनी। ठीक है। बाकी नीचे वाले जो ना, उन सबको कर दो यहाँ पे, उनकी मैं डेट डाल देता ठीक है। हूँ। 12 होते हैं, 15 लगा देते हैं हम यहाँ पे। बीटीसी भी भेज दूं? हाँ बीटीसी भी क्लोज कर दो, वो भी आपका 44 है, इतना ज्यादा नहीं है। बाकी वो जो तीन है ना चार्ट आपके, डॉज, बिटकॉइन कैश और बीएनबी, उसका चार्ट बनाकर उसके डीसीए पॉइंट निकाल के वो हम उसमें डीसीए करेंगे अपने बैकअप को देखते हुए। इनको क्लोज करने ठीक के है। बाद अभी मुझे बताओ जरा, ये कॉल के बीच में बाकी कितना बैकअप बनता है, जो 1600 के बीच में कितना ठीक ऐड है। हुआ था। आटा भी निकाल दूं ना? हाँ आधा भी निकाल। और पॉल्स, पॉल्स भी निकाल दूं? हाँ जी पॉज भी निकाल दें, चिल्ली भी। ठीक हो गया। सारे निकाल दिए मैंने। डॉज, बीएनबी, बीसीएच पड़े हैं बस। और यूएसडीटी हो गए हैं हमारे पास 2167। कितने हुए हैं? 2167। ये बीएनबी। नहीं नहीं, टोटल यूएसडीटी, यूएसडीटी ठीक है कितने हुए? टू 167। 1, यानी कि 2000 से ऊपर चला गया था। अच्छा अब ये अच्छा आपका पोर्टफोलियो बन गया। अब यहाँ पे आप पीछे ये देखो कि जो पोर्टफोलियो ऊपर आपको शो कर रहा है सारा ओवरव्यू के अंदर, वो कितना कर रहा है? वो कह रहा 3313। 3313। इसमें शीट के अंदर ना थोड़ा सा फार्मूले का मसला आ रहा है, उसको मैं अपडेट कर दूंगा देखकर, फिलहाल मैं इसको मैन्युअल कैलकुलेशन अभी करते हैं यहाँ पे। ये जो सी आर है, ये है ना ऐसी है, इसका ये अकाउंट मार्जिन, करंट अकाउंट मार्जिन कितना बताया था आपने? 3313। 3313, लगभग 50% है, यानी कि $13 कम, 3000 माइनस में 50% पोर्टफोलियो आपका। और वो हम्म। ये ऊपर वाली ट्रेडिंग, ये वाली $616 डोज के अंदर है, बिल्कुल के कैश के अंदर 1300 के करीब है, और बीएनबी के अंदर 670 के करीब है।
तो ये तीन ट्रेडों में से वन बाय वन करके भी एक एक ट्रेड बाहर आती रही ना, वो हमारा ऑटोमेटिकली पोर्टफोलियो में ऐड होता जाए। और उन तीनों यार में फंसे हुए हैं। आप यकीन करो, यही पोर्टफोलियो अगर आपका जनवरी के महीने से इस तरह से स्टार्टिंग और एंड तक जाए ना, इतना मैं छोटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सब्र रख के और प्रॉपर तौर पे इसको लेकर चलो ना, पूरे सब्र के साथ अच्छी ट्रेडों के साथ, तो यही पोर्टफोलियो आपका कंपाउंडिंग फार्मूले के साथ साथ इजीली 20-30 हज़ार तक जा सकता है। ठीक है। अ, ठीक है, ये आपकी सेट हो गई है। इसको मैं हाँ, ये अपडेट होंगे, डिलीट कर दें आप, बस BNB तक रख लें बस आप। नहीं, ये शीट भी हमारी रहेगी ना। क्या चीज़? ये शीट तो हमारी यहाँ पे रहेगी, तो फिर ट्रेडों जो ट्रेडें हमने खुद अपने हाथों से क्लोज की हैं, हमें उसका आइडिया तो है ना हमने किस किस तरीके से ये तीस ठीक जो है। लगी हुई है ना, ये हमारा जो समझ ले कि मंथ है ना जनवरी का। जनवरी का मंथ ठीक में है। जितनी भी हमारी अपडेट्स होंगी ना, वैसे तो हमने ऑलमोस्ट 30 दिन और 30 ट्रेडें, या दिन कह लें आप इसको, या 30 ट्रेडें आप कह लो, कि वो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन रखी हुई है, वो हमने रखी हुई है। अगर ठीक है। ऊपर नीचे ट्रेडें होती भी है ना, तो वो कर लेते हैं हम। और ये जो करेक्शन शीट है ना, ये वाली, जैसे ये महीना खत्म होगा ना, और अगर इनमें से कोई ट्रेडें क्लोज नहीं होंगी, नेक्स्ट मंथ में वो चले वो जाएंगी, तो वो नेक्स्ट में आ जाएगी। इसमें आ। ठीक हो। हाँ जी, वो इसमें आ जाए। अच्छा ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये ना शीट आपको मैं इस शीट मुझे भी भेज दें। हाँ जी, मैं आपको भेज दूंगा। मैं अभी यहाँ से ना वो PDF ओपन कर देता हूँ। मुझे ये पोर्टफोलियो से लग रहा है मेरा कोई 4800 कुछ इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने की थी। यानी कि 5 लगा लें आप, कि समथिंग 5 के हाँ, करीब। 5। और 5 को भी आप क्या कोई आइडिया है, 5 वाली जो बनती है। ये तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख बनता था उस वक्त, अगर पाकिस्तानी आप ना। इसको अगर आप इसको 9 भी कंसिडर कर लो ना, हम्म। यानी कि 9 लाख के ऊपर ये आपका बन जाएगा 5 हजार का पोर्टफोलियो। 180 के करीब की आपकी बाइंग है। 175 80 था, 85 था शायद मेरा ख्याल हाँ, से। वो उधर ही है ना, 180 की बाइंग निकल के आ रही है आपकी पर डॉलर की। इतनी थी। और और उसको अगर इतने का ही डॉलर था। हाँ, और अगर आप अभी के हिसाब से देखो ना, इस 3 हजार को ही 290 के ऊपर इस वक्त है, और समथिंग उधर ही आ रही है। इनकी जितनी आपकी PKR की इन्वेस्टमेंट थी ना, उतनी ही आपकी वहां पे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपने होल्डिंग की, और अभी आपको एक तरह से मौका मिल रहा है उनको अच्छे तरीके से बाहर निकालने का। और बैकअप भी माशाल्लाह आपके हाँ। पास बन के वापस आ चुका हुआ है। ये 2000 वाला बहुत अच्छा बैकअप है। और उसकी ठीक। उसकी जिंदा एग्जांपल आपने देख ही लिया कल वाली ट्रेड से, कि सिर्फ इसका हमने चौथा हिस्सा इस्तेमाल किया, और उसके ऊपर 12% का प्रॉफिट भी ले रही है। हम्म। तो ये सारा होता है कि जब आप अच्छे तरीके से ट्रेड निकालते हो देख के। अच्छा, पीछे जो हमने कल लेक्चर लिया, उसमें से कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई इशू किसी किस्म का, कोई कंफ्यूजिंग? नहीं, उसमें तो कोई नहीं, वो तो इंट्रोडक्टरी था उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें पता भी चली मुझे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा तरीकाकार ऐसे ही है। जब क्लास स्टार्ट होती है, क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस लेक्चर के हवाले से पूछ लेना, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है। अगर है तो उसको पूछ लेना, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देना, और जब उसने खत्म हो जाना, उसके बाद फिर से पूछ लेना कि हाँ अब कोई क्वेश्चन है, वो उसको स्टार्ट करने को, इसके अलावा कोई चीज़ पूछनी है तो वो कर। यानी कि ये पैटर्न है हमारा पढ़ाने का। ठीक हो। ओके, चलें आज हम क्लास का हमने जो ना आज ये चीज देखनी है कि जो इसकी अडॉप्शन है बिटकॉइन की, जो ये लोग सोचते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, इसके अंदर कैरियर इंसान का बन सकता है या नहीं बन सकता, क्या इसकी पोटेंशियल है, तो उसको समझने से पहले ना हमारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि हमने कल ये चीज देखी थी, या प्रीवियस क्लासेस में हमने ये चीज देखी है भाई,
जो बिटकॉइन बना है या क्रिप्टो के जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप यूं समझिए कि समंदर में से ना, दरिया भी नहीं, नहर भी नहीं, बल्कि जस्ट एक आप यूं कह लें कि वो छोटा सा ना एक नदी निकली है, बिल्कुल एक छोटी सी आबशार सी है। मतलब कि ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। लाइक मैं कहता हूँ कि यार, मैं जो है ना वेब 3 के अंदर एंट्री करना चाहता हूँ और ब्लॉकचेन को मैं समझना चाहता हूँ, तो इसके बीच में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। तो भाई आप ब्लॉकचेन डेवलपर भी बन सकते हो, आप ऐप डेवलपर बन सकते हो, आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, ब्लॉकचेन में आती हैं ना। तो ये जो हम्म चीज जो आती है ना बिटकॉइन को लेकर या इथेरियम को लेकर या क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो ये एक तरह से ट्रेडिंग की दुनिया आ जाती है, या इन्वेस्टर बंदे की एक फील्ड आ जाती है कि भाई हाँ, इस तरह से ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये कंपनीज हैं, ये वर्क करती हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा कमा सकते हो। यानी कि एक हल्का सा जिसको कह लेना एक चश्मा लगा दें, वो चीज है। और इसके अंदर ही अगर हमने इसकी पोटेंशियल देखनी है ना, जस्ट इसी फील्ड में रहते हुए, तो वो पोटेंशियल आप देखो कि टॉप मार्केट कैपिटलाइजिंग कंपनीज एंड टोटल ग्लोबल मार्केट कैप ऑफ मनी, पूरी दुनिया के अंदर पैसे की जो सर्कुलेशन हो रही है ना, अगर हम उसका हिसाब लगाएं ना, तो हमें बिटकॉइन की जो अडोप्शन है और इसकी जो पोटेंशियल है वो किस तरह से पता चलेगी, या क्रिप्टो मार्केट की हमें जो अडोप्शन है वो कैसे पता चलेगी। वो यहां से है कि बिटकॉइन is takes the market cap of world by almost 10% of GMC, यानी कि global market cap in 10 years. That's mean in the upcoming couple of the years the crypto industry will boom. पूरी दुनिया के बीच में जो कंपनीज हैं या एसर्स हैं, जैसे ये सेकंड चार्ट है जो हमारे पास ये वाला, इसके बीच में क्या बताया जा रहा है, बिटकॉइन वर्सेस द बिगेस्ट कंपनीज एंड एसर्स इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैप। इस वक्त जो मार्केट कैप के हवाले से सबसे बड़ी कंपनी है ना, वो है एप्पल। हम्म फिर हमारे पास आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट। ये जो ऊपर मार्केट कैप लगा हुआ है ना बिलियंस के अंदर, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, डाटा सोर्सेस चेंज होते रहते हैं। तो amazon है थर्ड नंबर के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास गूगल की कंपनी आ जाती है, यानी कि $1 बिलियन की ये मार्केट, ये कंपनीज हैं या एसर्स हैं। और इसी तरह से आप क्रिप्टो की इंडस्ट्री लगा लो, ओवरऑल क्रिप्टो के अंदर सारी चीजें आ गई हैं, यानी कि बिटकॉइन आ गया, इथेरियम आ गया, सारी जो इंडस्ट्री है क्रिप्टो की उसका बता रहे हैं। और जो इसका ऑल टाइम हाई है ना, ऑल टाइम हाई वो है $3 ट्रिलियन, यानी कि 2021 के अंदर जिसने ऑल टाइम अपना हाई मारा है, क्रिप्टो इंडस्ट्री ने $3 ट्रिलियन का मारा है। बिटकॉइन का उसका एफबी का बता रहे हैं कि एफबी का जो मार्केट कैप है वो इस तरह से है। और ये एक कंपनी है BRKB, उसका बता रहे हैं। फिर खाली बिटकॉइन का बता रहे हैं, जो ये वाली चीज मैं आपको ऊपर बता रहा था कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है ये चीज, बिटकॉइन को ये वाला मार्केट कैप कैप्चर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लगा है, ऑलमोस्ट इसको 10 साल लगे ये चीज। और एप्पल कंपनी कब से है पता है आपको, एप्पल कंपनी ऑलमोस्ट 40-45 साल से है। 1980 या 85 के बीच में ये बनी है। और उसके बाद ये इसकी स्टार्टिंग हुई है। और गूगल 1998 में आया। अब 20-22 साल का अरसा उसको लगा है यहाँ तक जाने के लिए। एफबी आप चेक कर ले, एफबी तकरीबन आई है 2003 या 4 में। और हम्म उसको देख लें कितना अरसा लगा है। टेस्ला कंपनी को देख लें या अलीबाबा को चेक कर लें। और और बिटकॉइन को देखें कि 2009 में आया है, और 2015-16 तक भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं थे कर रहे, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। और 2000 कोरोना के दिनों में 2020 के अंदर आप देख लें कि वहां से इसकी हाइप क्रिएट हुई है। और अगर ओवरव्यू हम ले तो तकरीबन सिर्फ 3 सालों के अंदर वो कहाँ करेंगे, कितना मार्केट कैप ये कैप्चर कर गया। तो यहाँ पे हमें फिर क्या चीज फील होती है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर ना ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन डॉलर का असासा पड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है, कंपनीज की सूरत के अंदर है, जगह है, ये है वो है। यानी कि ओवरऑल सबको मिला के ना, वो चीजें जो इंसान की जरूरियात में से उसको इस्तेमाल करता है, उसके बीच में जो सासा पड़ा हुआ है ना, वो तकरीबन 100 ट्रिलियन डॉलर का है जो सर्कुलेट हो रहा है। और
उसका सिर्फ 10% है, इसने अक्वायर किया सिर्फ 10 सालों के अंदर। इसका मतलब क्या है कि भाई इसका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि वो कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ होती है। एक हम्म। टाइम था ना जब गाड़ियां नहीं थी, और तो उस टाइम पे पेट्रोल की वक़्त भी नहीं थी। तो जैसे गाड़ियां इजाद हुई हैं तो देखें पेट्रोल की कीमत कहाँ पे है, और उसकी जरूरत पड़ती है ना। और जिन कंट्रीज के अंदर पेट्रोल निकलता है, अरब ममालिक जो हैं, आप उनको देख लें। तो जो गधे गाड़ियों के ऊपर वो सफर करते थे, रेगिस्तान में वो सफर करते थे, आज से 40-50 साल पीछे अब चले जाएं, दुबई के एग्जाम्पल देख लें आप। तो वो किस तरह से उन्होंने तरक्की की है, उनके राज क्या थे। बेसिकली उनके पास सोर्सेज ऐसे निकल आए कि जो लोगों की मजबूरी बन गए। हम्म। तो सोर्सेज होती है सबसे बड़ी चीज। तो इससे हम क्या नतीजा अखज कर सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, जो आने वाला टाइम है, इसका जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट है, और ये पोटेंशियल रखने वाली चीज है। कुछ उसके बाद ये परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट क्या बाय कंट्री के हिसाब से भी है। कई यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो परसेंटेज है उसका वो बताया हुआ है, यानी कि चार्ट है कंट्रीज का, जो कंपनीज है उनका ओवरऑल बताते हैं कि इतने परसेंट वहाँ पे जो है ना कोविड के टाइम पे या उसके अलावा का जो भी डाटा सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ पे कंपनीज इतने इतने साथ के साथ पड़ी हुई हैं। फिर ये लास्ट के ऊपर एक छोटा सा हमने ऐड किया हुआ है कॉइन्स और टोकन्स का, वर्सेस टोकन्स। आई थिंक इसका पहले भी बताया था कि कॉइन्स वो होते हैं जिनकी अपनी चेन होती है, जिनका अपना नेटवर्क होता है। जैसे बीएनबी के एग्जांपल आप ले लें, बीएनबी जब लॉन्च हुआ था इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके उन्होंने अपनी चेन बना ली जिसको हम कहते हैं BSC या B20। और जो पहले वाला इसका एल्गोरिथम था जो वर्किंग कर रहा था वो B2 पे कर रहा था। तो ये टोकन और कॉइन्स में फर्क होता है, और ऐसी बात नहीं है कि कॉइन्स ही बेहतर हैं जिनका अपना नेटवर्क है, बल्कि ऐसे आपको टोकन्स भी मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी पोटेंशियल रखते हैं और उनकी प्राइस ज्यादा है। तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर लो, जिनके अपने नेटवर्क हो ना हो तो सेम एक जैसा ही है। एट द एंड हमारा मकसद है कि हमें पोटेंशियल वाले प्रोजेक्ट्स कौन से मिलते हैं जिसके बीच में इन्वेस्टमेंट करके हम पैसा कमा सकते ठीक होगा। हैं। फिर हमारे पास आती है जी क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनते कैसे हैं, और हम किस तरह से इस कैरियर को स्टार्ट करें, कौन सी हमारे पास चीज होनी चाहिए, और जो एनालिसिस आते हैं वो कितनी किस्म के आते हैं। कहते हैं जी, व्हाट आर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स एंड हाउ दीज आर क्रिएटेड। There are many ways of earn money from this market. If you are interested in developing, you can become a blockchain developer. Meta or NFT creators are same like if you want trader learn technical analysis or want to become an investor for long-term wealth creating learn fundamental analysis. It's all thing depends on you which type of stamina you have, but don't worry, I will give you the complete path and roadmap. जो चीज अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि इसके अंदर हम वर्किंग किस किस तरह से कर सकते हैं, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे वे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कमाने के। जैसे आप अगर इंटरेस्टेड हैं डेवलपिंग के अंदर तो आप ब्लॉकचेन के डेवलपर भी बन सकते हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, या किसी कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट करके या उनको अपनी सर्विसेज देकर आप उनके प्रोजेक्ट्स को रेडी कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग के तौर पे। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि मैं जो है ना NFT के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ, तो फिर आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होना जरूरी है। आप अपनी NFTs बनाएं, यानी कि डिजिटल एसेट्स जो होते हैं आप उनको क्रिएट करें, और उसको आप आगे सेल आउट करें अपने आर्ट्स को। जैसे कोई बंदा फन खताती का काम करता है या इस तरह की चीजें करता है ना, तो वो उसमें आ जाती हैं कि वहां पे आप उनको जाके सेल कर सकते हैं। ठीक होगा। फिर कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैंने ट्रेडर बनना है या मैंने इन्वेस्टर बनना है, तो उसके लिए फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए और फंडामेंटल का एनालिसिस होना चाहिए। अब टेक्निकल चीज़ क्या है वो मैंने आपको कल क्लास में बताई है कि आप जो है ना
आप उसमें ये काम कर सकते हो कि ट्रेडर बनोगे आप तो फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर बनोगे तो फिर आपको आना चाहिए फंडामेंटल का एनालिसिस। अब फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल में आपकी बैकबोन होती है सारी की सारी प्रोजेक्ट्स की या कंपनी की, कि वो किस टर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, क्या उनका पर्पस है। तो जो टेक्निकल चीज होती है वो आपकी आंखों के सामने होती है, यानी कि हिडन मार्केट होती है जिसको हम चार्ट बेस कहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि टेक्निकल वर्क ना करता हो या फंडामेंटल वर्क ना करता हो। दोनों चीज अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं। और जो एक इन्वेस्टर होता है ना, वो तभी एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है जब उसको टेक्निकल एनालिसिस आता होता है, ट्रेडिंग कर करके उसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है। सेम इसके एग्जांपल आप यूं समझ लें, अगर कोई मार्केट के बीच में बंदा है जो बिल्डिंग्स के ठेके लेता है, और वो ठेकेदार कब बनता है जाके? भाई वो भी किसी टाइम पे मजदूर था, मजदूर से वो मिस्त्री बना, मिस्त्री से वो काम करते 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 अब वो इस काबिल हो चुका हुआ है कि वो जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के जो है ना आगे से प्रोजेक्ट्स को लेता है वो। तो मैंने कहा एक्सपीरियंस बेस के ऊपर आया ना वो। तो इसी तरह से इन्वेस्टर बंदा वही बन सकता है जो एक अच्छा ट्रेडर होगा। और अच्छा ट्रेडर कौन सा होगा? बंदा जिसका एक्सपीरियंस आसा आसा होता जाएगा। तो वो एक्सपीरियंस वाले बंदे की जो लॉस की रेशो होती है ना, वो फ्रेश बंदे की निस्बत कम होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको भी लॉस ना होता होगा, लेकिन 100 में से 5%, 10% लगा लें आप। ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना हो सकता कि एक एक्सपीरियंस बेस वाला बंदा हो और उसका 50% पे लॉस जा रहा हो। वो होता है लेकिन कम कम मिकदार में होता है। और फ्रेश बंदे के ऊपर जो लॉस के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों चीजें चलती हैं, फंडामेंटल की और टेक्निकल। ये दो तरह का एनालिसिस होता है। और उसके बाद जो होता है कि आप किस टाइप के आप बंदे बनना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर सब्र कितना, स्टेमिना कैसा है आपका, आपके अंदर चीज को समझने की वुकत कैसी है। ये चीज होती है। फिर है कि व्हाट ठीक इज द है। प्रोसेस ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग वर्ल्ड। यानी कि जो ये हमारी ट्रेडिंग की दुनिया है, जो मैंने कल आपको बताया कि ट्रेड का जो बेसिकली मतलब होता है ना, वो क्या है? तजारत है, कारोबार है ना। अब वो तजारत आप किसी भी चीज की कर सकते हो। खरीदो फरोख्ती करनी है ना, चाहे आप शोरूम बना लो, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त कर लो, बाइक की कर लो, साइकिल की कर लो, मंडी में जाकर आपने कोई काम करना, गला मंडी में कर लो, फ्रूट मंडी में कर लो, सब्ज मंडी में कर लो। यानी कि ट्रेडर बंदा क्या होता है? वो तजारत करने वाला बंदा है और कारोबारी बंदा। उसको पता है कि यार मैंने चीजें उठानी है, मैंने सेल करनी है। जैसे अक्सर आपने मोटर मार्केट वगैरह में देखा होगा, जो कंटेनर वगैरह उतरते हैं, कंटेनर उठाते हैं, वो सामान लेते हैं, बीच में उसकी छांटी वगैरह करते हैं, आगे सेल कर देते हैं वो। तो वो क्या कर रहे हैं? कारोबारी बंदे हैं, तजारत कर रहे हैं। तो इसीलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर जब आप काम करते हो। पहला क्या है कि आप सेक्टर को चूज करो जो जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो। मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो भी एक तरह से कंपनी बेस ही होती हैं और उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। मैं पर्सनली जो लाइक करता हूँ ना, मैं मेटावर्स को करता हूँ, या गेमिंग इंडस्ट्री को मैं करता हूँ, या एआई को करता हूँ। हर वो सेक्टर के जिसकी हाइप क्रिएट होती है, जिसका एक टाइम चल रहा होता है, तो जाहिर बात है जिसकी हाइप क्रिएट होनी है, ज्यादा असासा लोगों का उसी में आना है। कंपनीज ने उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। आज के टाइम पे गूगल जैसी जो बड़ी कंपनी है, वो बिलियंस डॉलर का जो मार्केट कैप्चर करना चाह रही है या इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, वो एआई के अंदर करना चाह रही है। यानी कि उन्होंने इंटीग्रेशन कर दी हुई है एआई के साथ, टूल जो है। तो इस तरह से जो एआई के प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके बीच में जाहिर बात है पैसा आता है। 2021 के अंदर मेम कॉइन का गया था, जैसे आप उसकी एग्जांपल ले लें डोज की, शिबा कॉइन की ले लें। इस तरह से 2022 के अंदर मेटावर्स और एनएफटी वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स है, 23 के अंदर, ये 22 और 23 वाला जो सीन है इनका चला था। 2024 के बीच में जो चीज चल रही है वो कौन सी है? एआई की चल रही है। तो इसलिए ठीक है। अपने जो जिस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपने सेक्टर को चूज करो, ताकि आपको प्रोजेक्ट निकालने में आसानी रहे। फिर ये है कि आप उनके रोड मैप को अच्छे तरीके से पढ़ो, ये वाला जो ऑप्शन है। फिर है जी उनके जो क्वांटिटी और उसका जो मार्केट कैप है, शेयर जो क्वांटिटी होती है कॉइन्स की, उनको देखो किस हिसाब से क्वांटिटी, या क्वांटिटी जितनी कम होगी मार्केट का जितना अच्छा होगा उसकी प्राइस उतनी आपको अच्छे दामों में मिलेगी। यानी कि उसके बीच में जो वो होगी ना, फ्लक्चुएशन होगी, वो उसी अंदाज के साथ होगी। फिर है कि एनालिसिस ऑफ द सोशल नेटवर्क, यानी कि उनके फंड, यही जो दो चीजें ना, इसी चीज के ऊपर ये सारे पॉइंट।
टेक्निकल के ऊपर और फंडामेंटल के ऊपर। आप उनके सोशल नेटवर्क को देखो, उसके बाद फिर आप अपने सब्र के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से अपने प्लान को बनाओ कि किस तरह का आपने प्लान बनाना है। फिर आपने पोर्टफोलियो को देखो कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। फिर आपने रिस्क रिवार्ड रेशो को आप सेट करो कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हो, क्योंकि रिस्क रिवार्ड जो रेशो होती है ना, या मनी मैनेजमेंट जो होती है, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। फिर लास्ट के ऊपर यह है कि आपने जो साइकोलॉजी है ना उसके ऊपर आप वर्क करें। ये गेम सारी साइकोलॉजी की है। जैसे अभी मैंने आपको फॉरेन क्लोजिंग करवाई है यार, हम्म 177 या $200 के करीब की आपको मैंने क्लोजिंग करवाई है। तो पिछले में देखा तो तकरीबन 60,000 रुपया बन जाता, 50-60 हजार के करीब। और अगर हम उसके बैकअप पे देखें जाके कि यार ये तो दो ट्रेडों की मार नहीं है, और उल्टा मैं पहले अपनी एनर्जी को मैं जाया करूं चार्ट बनाने के अंदर, तो जिसके अंदर चार्ट बनाने हैं वो मैंने क्लोज नहीं करवाई है आपको, जिसके बीच में हमारा वक्त साथ साथ माइनस में इतना ज्यादा गया हुआ है। तो यार पहले हम 4-5 ट्रेडों के पहले जाकर डाटे को चेक करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि रेशियो हम कम करें और ये सारे लॉस को हम बेयर करें। इसको क्लोज करने के बाद अपने पास बैकअप भी लेकर आए जो इसका बचता है, और उस बैकअप के साथ मिला के हमारे पास अगर अभी 2,000 पड़ा होगा, हम 1,000 भी इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे हमने कल 500 इस्तेमाल करके $60 निकाल लिए, तो भाई 1,000 इस्तेमाल करके हम जो इस लॉस को तो हम एक ही ट्रेड में से बाहर निकाल लेंगे। तो हम्म ये क्या होता है, आपकी एक प्लानिंग होती है, आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है, आपकी साइकोलॉजी होती है कि लॉस को भी एक्सेप्ट करो, और फिर बिल्कुल। उस हिसाब से अपने प्लान को आप प्रिपेयर करो। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ओके। अब हम आते हैं जी एक्चुअल के अंदर एनालिसिस जो होता है ना, वो कितनी किस्म का होता है। जो मैंने आपको फर्क बताया फंडामेंटल और बाकी टेक्निकल के अंदर किस चीज का डिफरेंस आ जाता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनालिसिस एक्चुअल देयर, देयर एक्चुअल। यहाँ पे जी दे आर मैनी टाइप्स ऑफ एनालिसिस बट अकॉर्डिंगली टू टॉप लेवल एनालिसिस जस्ट 3 एनालिसिस आर एक्चुअल। पहला आपका आता है फंडामेंटल का, फिर आपका आता है टेक्निकल का, और इन दोनों के बीच में एक ऑन चेन एनालिसिस होता है। इसका नाम शायद आपने कभी सुना हो या चलता हो है मार्केट के अंदर, लोग इसका नाम लेते हैं ऑन ऑन चेन का। चेन एनालिसिस। ऑन चेन एनालिसिस बेसिकली होता है डाटाबेस के ऊपर क्या काम चल रहा है, ट्रांजैक्शन किस हिसाब से हो अच्छा। रही है, मार्केट कैप के बीच में किस तरह से पैसा आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, इस वैलिड एड्रेस के बीच में कितनी होल्डिंग पड़ी हुई है, कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो सारे का सारा जो ना आपको ऑनलाइन डाटा मिल रहा होता है। ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं, जैसे वो ब्लॉक्स का मैंने बताया था कि ब्लॉक्स इस तरह से बनते हैं। अब वो ब्लॉक्स बन कहाँ पे रहे हैं, किस नेटवर्क के ऊपर बन रहे हैं, क्या उसका प्रोसेस चल रहा है। जैसे वेबसाइट्स बनती है ना, तो उनके लिए डाटाबेस माई एसक्यूएल जो होता है, वो सारे बैकअप के ऊपर आपके पास एक चीज आ जाती है कि यार ये इसका डाटाबेस है। इसी तरह से ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही होती हैं, तो उन सब के ऑन चेन एनालिसिस होता है, जिसको ऊपर उन्होंने उसको सेव किया होता है या वहां पे डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, उस चीज को देखना सॉफ्टवेयर के जरिए या टूल्स के जरिए, उस चीज को हम कहते हैं ऑन चेन एनालिसिस। और ये भी चीज आपको काफी हद तक बेनिफिट देती है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर अगर हम चीज देखते हैं तो दो तरह की आती है फंडामेंटल में। पहली जो आपके पास चीज आती है फंडामेंटल में वो है क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स, और सेकंड आती है हमारे पास क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स। अब ये जो आ जाती है हमारे पास चीज, वो है जी बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। कंपनी का मॉडल क्या है, वो क्या काम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट जो है कंपनी की वो कैसी है, और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, कस्टमर के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, और इसके जो कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर वो किस हिसाब से है, इनकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ किस तरह से कर रही है, बिजनेस स्केल इनका है भी या नहीं है, और क्या इन्होंने कोई इलीगल काम तो नहीं किया हुआ। यानी कि सारी चीजों के बारे में जानना क्वालिटी के अंदर आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। और जो क्वांटिटी भी आ जाती है कि इन्होंने सालाना कितना रेवेन्यू दिया है, इस ऑर्डर सीरीज की क्या है, इसकी प्रॉफिट की रेशियो क्या है, ये कंपनी कितनी पावरफुल है, इसने बाकी को रिजल्ट दिया या नहीं दिया। तो ये फंडामेंटल में चीजें आती हैं। और कुछ फंडामेंटल फाइनेंशियली तौर पर एनालिसिस करना,
उसके फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी देखना कि यार ये कहाँ तक जा सकती है, इकोनॉमी उसकी कंडीशन कैसी है, मार्केट कैप इसका कितना है, लोग इसके बीच में इंटरेस्ट कितने हैं। अगर इसके बीच में से मार्केट कब निकल के गया भी है तो लोगों का अभी तक इसके ऊपर ट्रस्ट है या नहीं है, अभी भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर ये कितनी का अपनी जगह बनाकर बैठे हुए, कितनी इसने अपनी छाप छोड़ी हुई है। तो ये फंडामेंटल में चीजें आ जाती हैं। ये क्लियर हो गया? हाँ जी, हो गई। ओके, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजिंग? नहीं नहीं। ओके। उसी एक्चुअल जो के अंदर जो एनालिसिस होते हैं उसी की टाइप में हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास है टेक्निकल वाली चीज। दो चीजें मैंने आपकी कवर कर दी, वो फंडामेंटल को भी और ऑन चेन का भी मैंने टच आपको दे दिया कि वो बेसिकली क्या चीज है, और फंडामेंटल का आपको मैंने बता दिया। अब जो असल में हमारी चीजें वो बेसिकली है सारी की सारी टेक्निकल के ऊपर, जिसके ऊपर हमने एनालिसिस करना होता है। ट्रेडर बंदा जब भी शुरुआत करता है ना, वो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही शुरू करता है वो, और उसी के ऊपर रहते हुए अपने ट्रेडर को वो लगाता है, और आस्ता आस्ता वो फंडामेंटल की तरफ भी जाता है, उसको भी सीखता है, फिर ऑन चेन एनालिसिस को भी सीखता है। ये डिपेंड करता है उसके एक्सपर्टीज के ऊपर और उसके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे, कितना टाइम उसने गुजार दिया हुआ है। तो करते 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 वो सारी चीजों को परखता रहता है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम आते हैं, फिर हमारे पास एक टूल आएगा जिसको हम ट्रेडिंग व्यू कहते हैं। इसके ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर होना है। और ट्रेडिंग व्यू का जो है ना, ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया का जितना भी सासा पड़ा हुआ है ना, सारे का जब हम एनालिसिस करना हो तो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाकर उसका एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास टूल है। जैसे एसईओ या कोई वेबसाइट हमने बनानी है, उससे रिलेटेड टूल हमारे पास होते हैं। एसईओ के ऊपर अगर हम जाते हैं, कीवर्ड को, कीवर्ड प्लानर जैसे एक टूल है, कीवर्ड को सर्च करने के हवाले से एचरेफ है, वहां पे जाके हम उस टूल पे अपनी वेबसाइट को करते हैं, उसके यूआरएल को लगा के सारे उसके बैकलिंक्स पर चेक करते हैं। सेम रश हो गया, यानी कि जितने भी टूल्स है ना, ये इस्तेमाल होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को चेक करने के। ठीक है। फिर हमारे पास से तीसरे नंबर के ऊपर चीज आती है ना, वो दो तरह की एक्सचेंजेस आती हैं। CEX, सेक्स, सेंट्रलाइज्ड। सी मीन है सेंट्रलाइज्ड, डी मीन है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड, और एक्स मीन है एक्सचेंज। एक्सचेंज चेंज। का मैंने आपको बताया था, एक्सचेंज का मतलब क्या है, तबादला ख्याल करना, लेन देन का मामला करना, एक्सचेंजिंग करना। एक चीज देना दूसरी चीज लेना, एक्सचेंज से तो मतलब ये होता है। और हम्म। दूसरे नंबर पर हम इसको क्या सकते हैं, ब्रोकर डीलर, या आर्थी, अपनी जुबान के अंदर कुछ भी आप इसको कह लें। तो एक्सचेंज का हम्म। मतलब ये होता है। और सेंट्रलाइज्ड मीन के जो ऐसी एक्सचेंजेस के जो सेंट्रलाइज्ड है, जो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत चल रहे हैं किसी के मातहत। जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर दो तरह के बैंक चल रहे हैं, एक है माइक्रो फाइनेंस बैंक, एक है सिंपल बैंक। वो बैंक कौन से हैं, जैसे यूबीएल हो गया, मिजान वगैरह, ये वो सारे। और माइक्रो फाइनेंस कौन से हैं, जैस कैश हो गया, फिंका हो गया, जैसे पैसा हो ये गया। पैसा। ठीक है ना, तो ये सारे माइक्रो फाइनेंस में आते हैं। अब ये सारे के सारे जितने भी हैं माइक्रो फाइनेंस किसके अंडर में काम करते हैं, वो दूसरे बैंक के अंडर में काम करते हैं। और दूसरे बैंक किसके अंडर में काम करते हैं, पाकिस्तान स्टेट बैंक के अंडर में काम करते हैं। स्टेट और बैंक। हर मुल्क के जो मेन बैंक होता है, स्टेट बैंक होता है, वो सारे किसके काम अंडर में काम कर रहे हैं, स्विफ्ट बैंक के अंडर में काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। हम्म। तो ये क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रही है, अपने मातहत के साथ चलना, उसके ऊपर कोई ना कोई बंदा है। इसी तरह से अगर हम पैसे को लेकर आएंगे ना, मुकाबले में किसके, नेटिव करेंसी के मुकाबले में, ये क्रिप्टो करेंसी को, नेटिव करेंसी कौन सी, जैसे पाकिस्तान की पीकेआर है, अमेरिका की यूएस डॉलर है, दुबई की दिरहम है। इसी तरह से नेटिव करेंसीज होती हैं जिसको हम फोरेक्स की जुबान को कहते हैं, कि फॉरेन एक्सचेंज जो मनी होती है, उसके मुकाबले में हम लेकर आएंगे क्रिप्टो करेंसी को। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होगी, डिसेंट्रलाइज होगी, क्योंकि उसके ऊपर तो किसी गवर्नमेंट का होल्ड नहीं ना है। जिस भी प्रोजेक्ट के बीच हम्म। में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अब थैथर है, थैथर के ऊपर किसी बंदे का होल्ड है, वो कंपनी जरूर है कि जो आपको अलाउ कर रही है। इथेरियम उसका फाउंडर है, वो सबको पता है कि विटालिक बटन है, हर किसी को पता है। इसी तरह से, लेकिन वो उसका जो प्रोजेक्ट है ना, वो सेंट्रलाइज नहीं है भाई, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो हर बंदे ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, हर बंदे के पास उसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है, हर बंदा उसका वारी वारस है। अब जैसे आपके पास इथेरियम पड़े हुए हैं, क्या विटालिक उस चीज को कंट्रोल कर सकता है, आपसे छीन सकता है? कभी भी नहीं छीन सकता वो, नहीं। क्योंकि आपकी वो चीज आपके पास है भाई, आपने खरीदी हुई है। और इस पैसे को हम्म। जब हम कंपेयर करेंगे नेटिव करेंसी के साथ, तो सेंट्रलाइज्ड होगी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। और जब हम इसको लेकर आएंगे ना वर्किंग के हवाले से, यानी कि किस एक्सचेंज के ऊपर जाके हमने बाइंग सेलिंग करनी है, पांच एलिमेंट्स आपको बताए थे ना, बायर, सेलर, थिंग डॉलर। जिसको हमने लेना देना है, पैसा जिसके बदले में लेना है, और जिस जगह पे लेना है हमने।
ये 5 चीजें होंगी तो आपकी बिल्कुल। ट्रेड मुकम्मल होगी ना। तो क्रिप्टो हम्म। करेंसी के जो प्रोजेक्ट्स हमने बाय करने हैं वो किसी ना किसी जगह से तो करने हैं ना। कॉमोडिटी हमने बाय हम्म। करनी है, ऑयल खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, किसी ना किसी जगह से तो हम खरीदेंगे ना। बिल्कुल। तो वो जहां से खरीदना है, जिस जगह से लेना है, जिसके थ्रू लेना है, हम उसको कहते हैं ब्रोकर, हम उसको बोलते हैं एक्सचेंज। और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं वहां पे आपके अकाउंट जब बनते हैं वो आपसे केवाईसी करवाते हैं, यानी कि नाउ योर कस्टमर। आप अपना आपको उनको आईडी कार्ड देते हो, स्मार्ट कार्ड के थ्रू, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू या पासपोर्ट के थ्रू, आप इनके जरिए वहां पे अपनी वेरिफिकेशन करवाते हो। और जब उनके पास आपका डाटा सेव होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड क्यों है? कि वो एक्सचेंज उस गवर्नमेंट के मातहत काम कर रही है, और वो पाबंद होती है कि कल को अगर गवर्नमेंट उनसे पूछती है कि भाई जब वर्किंग कर रहे हो, आप हमें अपने यूजर का डाटा दें, आप क्या आप कोई उसमें इलीगल वर्किंग तो नहीं कर रहे? तो ये आ जाएंगी सेंट्रलाइज्ड। और जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे पैनकेक स्वैप हो गया, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, जहां पे आपको फ्रेज कीज मिलती हैं आपको एक्सेस करने के लिए, वहां पे किसी गवर्नमेंट का होल्ड नहीं होता। और वहां पे जाके आपकी हम्म। ट्रेड नहीं होती बल्कि स्वैपिंग होती है या होल्डिंग होती है। टैक्स जितनी भी एक्सचेंजेस हैं आपने उसको जाकर देखा होगा, जो वैलेट है, जैसे कॉइन बेस एक वैलेट है, लेकिन वो एक्सचेंज नहीं है। ट्रस्ट वैलेट जो है वो एक वैलेट है, वहां पे जाकर आपने कभी देखा किसी प्रोजेक्ट को भी वहां पे उसका चार्ट ऊपर नहीं चल रहा हो? चार्ट नहीं चलता, बस आपकी होल्डिंग होती है। तो वहां पर स्वैपिंग कर सकते हो, चीजों को ले सकते हो, दे सकते हो। पर अब जाके बहुत सारे वैलेट ऐसे भी बन चुके हुए हैं, या एक्सचेंजेस आ चुकी हैं जिसको हम कहते हैं डेक्स। वो क्या करती हैं, आपके वैलेट को एक्सेस दे रही हैं कि आप डायरेक्टली उसको वहां पे कनेक्ट करो, और अपने डिसेंट्रलाइज वैलेट से वहां पे आप ट्रेड करो और वापस पैसा वहां पे लेकर चले जाओ, केवाईसी करवाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि प्रोग्रामिंग इस तरह से डेवलप हुई है। तो ये फर्क है अच्छा। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर। ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास ये चीज के है, ये in leaving the market identify the zone of buyer and sellers, that's called TA, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस। हम किसको कहते हैं? कि भाई मार्केट के अंदर रहते हुए ये ये देखना, परखना, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे बायर बैठा है, कहाँ पे सेलर बैठा है। इस चीज को परखना और इस चीज को समझना कि पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, बायर की तरफ से, या पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ सेलर की तरफ से। कहाँ पे बंदे पैसा लेकर बैठे हुए हैं चीज को खरीदने के लिए, कहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं पैसा लेकर चीज को सेल करने के लिए। तो ये जोन्स को आइडेंटिफाई करना, इसको आम अल्फाज के अंदर टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। टेक्निकली तो टेक्निकल, अच्छा इसको टेक्निकल कहते क्यों? माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा ना। टेक्निकल हम इसको इस वजह से कहते हैं कि भाई हिडन मार्केट है, आपको पता नहीं है सामने कौन है। तो जब किसी चीज के बारे में सामने से कुछ चीज नजर नहीं ना आ रही होती, माइंड गेम जो होती है, तो हम उसको टेक्निकल का लफ्ज बोलते हैं कि यार ये चीज बड़ी टेक्निकल है, ये अनोखी किस्म की चीज है। ठीक हो गया। और एनालिसिस, एनालिसिस का उर्दू में वही है कि जायजा लेना, किसी चीज को परखना। तो इसलिए हम इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, सो देयर आर मैनी वे एंड फैक्टर्स फॉर दिस, लाइक एम में यानी कि मूविंग एवरेज, और मूविंग एस का एवरेज। सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम, फिर मनी फ्लो इंडेक्सिंग वगैरह। यानी कि जो बहुत सारे आपके इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं अलग अलग तरीकों के साथ, जैसे फिबोनाची की रेशियो हो गई, इलेट वेव हो गए, पैटर्न बेस के ऊपर चीजें होगी। तो ये इन सारी चीजों के साथ साथ मार्केट को परखना हर तरह से। मुझे मार्केट में जाना है, मैं बाइक के ऊपर भी जा सकता हूँ, साइकिल के ऊपर जा सकता हूँ, मैं गाड़ी के ऊपर जा सकता हूँ। तो उस मार्केट तक जाने के लिए जो चीजें मैंने इस्तेमाल की है ना, एक जरिया बनाया। इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत जावियों से करते हैं। तो अगर एक इंसान स्ट्रक्चर बेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है या मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है तो उस वो अपनी जगह पे ठीक है। एक इंसान वो वॉल्यूम बेस के ऊपर कर रहा है, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि उसका एनालिसिस अगले बंदे के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर एक बंदे का नुकसान दूसरे का प्रॉफिट है। यही पूरी हाँ। दुनिया के अंदर तजारत का असूल है। किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस, और किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट। तो ये समझ रहे कि अब नेचुरली रूल है ये, कि पूरी दुनिया में ट्रेड होती ही ऐसे है, चाहे वो फिजिकल ट्रेड हो रही हो, चाहे वो टेक्निकल तौर पे हो रही हो। हाँ जी, इधर ना जरा।
नहीं, बात पी रहा मैं, रहने दियो फिर, मैं बोतल पी ही रहने दियो। अच्छा जी, अब हमारा जो पार्ट है ना, बोरिंग तो नहीं हो रही है दिल भाई? नहीं नहीं ठीक है। क्योंकि मैं असल में ना इस चीज को जल्दी कवर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी थ्योरी है ना, ये कंटेंट आप यूं समझ लें कि ये क्लासेस आपकी तकरीबन महीने की बनती। ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि यार जिनको हैंड टू हैंड प्रैक्टिस से हो रही है ना, तो वो चीजों को समझ कर जल्दी से अपने माइंड में बिठा लें, और उसके बाद प्रैक्टिकल के ऊपर जितनी जल्दी वो आएंगे ना, उनको आगे प्रैक्टिस करने का उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा। हम्म। ताकि यार क्योंकि बंदा आया है, वो टाइम दे रहा है अपना और हम भी दे रहे हैं, तो फायदा तो होना उस अगले को भी। बिल्कुल। और ये वाला तरीका मुझे सबसे मजे वाला लगा और सबसे आसान लगा, टेंशन फ्री हो। बिल्कुल। अच्छा, ये है जी ट्रेडिंग व्यू के हवाले से कि ये क्या चीज है। ट्रेडिंग व्यू इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी स्टॉक्स लाइक फॉरेक्स, क्रिप्टो और शेयर्स मार्केट एज टेक्निकली। यानी कि ये जो टूल है ना हमारा, ट्रेडिंग व्यू वाला, भाई इसके ऊपर जस्ट हम क्या आइडिया लेते हैं, इसके ऊपर हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, ना कि बाइंग सेलिंग के लिए। बाइंग सेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड आर दी एक्सचेंजेस वेयर यू कैन बाय एंड सेल योर स्टॉक्स लाइक बाइनांस एंड ट्रस्ट वैलेट, मेटाफोर, मेटाफाइव वगैरह, या एंड आईक्यू ऑप्शंस वगैरह। जैसे एक्सनीस का आपने नाम सुना होगा, और इसी तरह से ओक्टा फोरेक्स का आपने नाम सुना होगा, आईक्यू ऑप्शन का आपने नाम सुना होगा, मेटा फोर मेटा फाइव का सुना होगा। इसी तरह से जो ब्रोकर्स का अकाउंट खुलते हैं वो हो गए, ट्रस्ट वैलेट हो गया या बेनास वगैरह होगा। तो ये कौन सी चीजें हैं, ये एक्सचेंजेस हैं, ये वाली चीजें कि जहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी चीजों को सेल करते हो या अपनी चीजों को खरीदते हो। और ट्रेडिंग व्यू क्या है, टूल है वो प्रोफेशनली, जहाँ पे जाकर आप अपॉर्चुनिटी देखते हो, चार्ट बनाते हो कि यार कहाँ पे जाके मुझे चीज मिल सकती है और कहाँ पे जाके मुझे चीज की मेरी सेलिंग हो सकती है। इसके एग्जाम्पल आप यूं लगा लो कि आपने रेलवे की जो है ना एप्स आपने दो देखी होंगी। एक तो ऐप वो वाली है जहाँ पे जाकर आप टिकट्स वगैरह बुक करते हो, सारा आप चार्ट वगैरह उसको जाकर देखते हो कि यार कौन सी ट्रेन किस जगह पे आनी है, जो पाकिस्तान रेलवे की ऐप है अगर आपने कभी यूज की है। और जो दूसरी एक ऐप है डेवलप हुई है ना, वो किसी बंदे ने की है, वो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। हम उसके ऊपर ट्रैकिंग देख लेते हैं कि यार जो ट्रेन हमने बुक की है ना, वो ट्रेन कहाँ पे भी आई है, कहाँ पे वो जाएगी। सेम ये ऐसे ही है, एक टूल वो है जो ट्रैकिंग के लिए है, दूसरा टूल वो वाला है कि जहाँ पे हमने जाके बुकिंग करनी है और सेलिंग करनी है। ठीक हो। ये ऐसे ही है दोनों चीजें। अच्छा, अब ट्रेडिंग व्यू के हवाले से अगर हम ये चीज सोचते हैं कि यार ये क्या चीज है, इसके ऊपर हम वर्क कैसे कर सकते हैं, और क्या ये फ्री है या पेड है, तो वो ये है कि भाई जो ट्रेडिंग व्यू है ना, ये फ्री भी है और पेड भी है। बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल ओके है, फ्री में भी वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जितना कुछ उसको डाटा चाहिए ना, उस स्टार्टिंग के अंदर इसको फ्री भी इस्तेमाल कर सकता है, इनफ है। और जब बंदा एक्सपर्ट हो जाए, उसको पता है यार मुझे अब डाटा ज्यादा चाहिए, पीछे से मुझे कुछ ज्यादा चाहिए, मैंने मजीद उसके बीच में इंडिकेटर्स लगाने हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए ना, वो फिर उसको बाइंग भी कर सकता है, वो खरीद सकता है इसको मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे। ठीक हो। दूसरा जी, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या है जी, वो रिक्वायर्ड करती हैं ये केवाईसी। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आर रिक्वायर्ड की केवाईसी एंड डिसेंट्रलाइज इज नॉट। यानी कि वहां पे आप जाकर जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट करो, और आपको फेस कीज मिल जाएंगी, वहां पे आप उसको सेव कर लो अपने पास, और नेक्स्ट टाइम आपने जब भी अपने अकाउंट की एक्सेस लेनी है, आप उन कीज को लगाओ, आपको एक्सेस मिल जाए। तो ये दोनों में फर्क है। तीसरा हमारे पास है जी, इफ यू वांट टू होल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देन डिसेंट्रलाइज इज बेटर ऑप्शन। मैं उन बंदों के लिए कहता हूं कि भाई जिस बंदे ने लॉन्ग टर्म तक अपनी ट्रेड को होल्ड करना है ना, और उसको ये है कि यार सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, देखिए बाइनांस भी जा सकती है जाने, फेल भी हो सकती है। आज ले 100% तो बिजनेस के अंदर कहीं कभी एक्यूरेसी नहीं है, और किसी का ट्रस्ट नहीं है 100%। लेकिन बाइनांस अपनी जगह बना चुका हुआ है, मार्केट के बीच में इतना ट्रस्ट बिल्ड कर चुका हुआ है कि इसका जाना इम्पॉसिबल सा नजर आता है कि यार ये काम होगा। जैसे उसका जो सीजी था, इसका सीईओ, उसके ऊपर केस चल रहा था यूएसए के अंदर, उसने वहां से रिजाइन कर दिया कि यार मैंने अपनी अपनी ना उसको बचा लेता हूँ, और मैं सीईओ किसी और को बना देता हूँ। तो ऐप तो उनकी चल रही है, मतलब कि उनकी एक्सचेंज चल रही है, कोई मसला नहीं है। बिट
बिट ट्रैक्स ये अमेरिकन एक्सचेंज है। जब ये चल रहा था ना बिटकॉइन को 150 200 डॉलर के ऊपर, ये 2012-13 की बात है, उसके ऊपर हमारा अकाउंट बना हुआ था, वो चल रहा था इधर पाकिस्तान के अंदर इजीली। लेकिन जैसे थोड़ा सा टाइम आया तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज या एक्सचेंजेस ऐसी थी कि जिनकी एक्सेस पाकिस्तान में बंद कर दी उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, जिसका यहाँ पे फंड पड़ा हुआ है आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, उसको ओके करने के बाद अपना फंड ले लें आप, यानी कि उन्होंने आपको मौका दिया। तो डोज मेरे खुद के वहां पे पड़े हुए थे, और वहां से मैंने वापस मंगवा लिए इस इधर बिनास के अंदर। और उसके बाद उन्होंने जो है ना बोला जी ठीक है ओके है। अब वो नहीं चल रही यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक्सचेंज अभी भी नहीं चल रही, अभी भी चल रही है, अलाइव है, वहां पे है, अमेरिका में चल रही है, बाकी कंट्रीज में भी चल रही है। तो इस तरह से एक्सचेंजेस जो होती हैं ना वो चलती भी हैं, लेकिन अगर आपने अपनी उसको सेव रखना है ना इन्वेस्टमेंट को, डिसेंट्रलाइज बेस्ट ऑप्शन है। और उससे भी बेस्ट ऑप्शन है आपके हार्डवेयर वैलेट, जिसको हम कहते हैं फ्लैश के जरिए किसी चीज के जरिए उसमें आप एक्सेस डाल देते हो, पैसे डाल देते हो। और जब भी आपने उसमें से निकालने होते हैं आप उसको लगाते हो फ्लैश को, साथ इंटरनेट का कनेक्शन आप ओके करते हो, ऑन करने के बाद आप उसकी कनेक्टिविटी साथ करते हो और लॉग इन करके आप उसमें से अपने पैसे ले लेते हो। वो आपका वो हार्डवेयर वैलेट है, क्योंकि उसके साथ ना इंटरनेट की एक्सेस होती नहीं है जब उसको आप उतार लेते हो। तो वहां पे आपके जो हैकिंग के चांसेस है ना वो 0% है। सिर्फ ये होता है कि आपने अपने उस हार्डवेयर वैलेट को या उस यूएसबी जो होती है आपने उसको संभाल के रखना होता है लॉकर में। अगर वो गुम गई तो भाई गुम गई, वो गुमी हुई है। इसी तरह से बहुत सारे वैलेट ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर, या डिसेंट्रलाइज वैलेट ऐसे हैं जिनके लोगों को की नहीं पता, या उनके फ्लैश गुम गई हुई है, उनकी एक्सेस नहीं है, और वही जो 30% या 20% का बिटकॉइन है वो सर्कुलेट हो ही नहीं रहे, किसी के पास उसकी एक्सेस ही नहीं है, यानी कि गुम चुके हुए हैं आप। अब ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास a lot of tools are available free of cost where you can analysis about that's about crypto trading like CMC यानी कि कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेक वगैरह, यानी कि बहुत सारे टूल इसके अलावा और भी हैं जहाँ से आप वो ना फर्दर फर्दर कोई अलग अलग से वो डाटा अगर आप उनका ले सकते हो, चीजें चेक कर सकते हो। जैसे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हमें जाकर पता चल जाता है। यहीं से आपको मैं बता देता हूँ कॉइन मार्केट कैप का वो हमारे लिए किस काम आता है। ये देखें ये कॉइन मार्केट कैप है जिसको हम सीएमसी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या चीजें वो शो कर रहा है, ये खुला है, ये भी बिनास की तरफ से वाइड और ला रहा है, उनका ही टूल है। अब यहाँ पे क्या ये देखें क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं। जब पहला बैच स्टार्ट किया था कल भी मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 14-15 हज़ार के करीब क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, अभी 2 मिलियन प्लस है। एक्सचेंजेस तकरीबन 690 बता रहे हैं। और मार्केट कैप अभी के टाइम पे जो है वो तकरीबन $1.7 ट्रिलियन का है। ये 24 घंटे का ट्रेड वॉल्यूम है, यानी कि 24 घंटे के अंदर टोटल ओवर क्रिप्टो के अंदर जो बाइंग सेलिंग हो रही है अलग अलग सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स में 42 बिलियन, 42 बिलियन की बाइंग सेलिंग हुई है अभी तक। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, अभी भी 4 घंटे पड़े हुए हैं। 14 तारीख 14 जनवरी 2024 की जो बाइंग सेलिंग का वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम तकरीबन $42 बिलियन का है। तो भाई $42 बिलियन में से क्या हमारे पास वो कुछ पास इक्का दुक्का भी नहीं आएंगे, यानी कि इतना मार्केट कैप इसके अंदर है इस मार्केट में। फिर इसकी डोमिनेंस ये इथीरियम इथीरियम की बता रहा 50% डोमिनेंस है पूरी मार्केट के बीच में, क्योंकि सबसे पहले पैसा जाता है उसमें, फिर इथीरियम में जाता है, पहले बीटीसी में जाता है, फिर इथीरियम में जाता है, और फिर एंड में जाके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पैसा जाता है। और ये आगे फिर वो सेक्टर्स का बता रहा है। और ये सारा जो डाटा वगैरह ना उसका वो बता रहा है, ये फी एंड ग्रीड का बता रहा है। ये टूल है ना आपके पास आ गया। एक्सचेंजेस आपने देखनी है, एक्सचेंजेस आप देख सकते हो, क्रिप्टो करेंसी देखनी है वो देख सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ना टूल इस्तेमाल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने ट्रेड के अंदर बेहतरी लाने। तो अब यहाँ तक तो हमारी ये क्लास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जब हम जब जाएंगे ना पढ़ेंगे तो वो हमें ये है कि हार्डवेयर वैल्यू के हवाले से स्पोर्ट फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से और ट्रेडिंग के जो रूल्स है ना हम उनको लेकर चलेंगे और उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा जो है ना रोड मैप का पार्ट 1 शुरू हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स के अंदर ना ये हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर हम पूरी तौर पे प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट है। अब आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, यहाँ से आपकी मैं रिकॉर्डिंग